कि ये 21 टेस्ट अगर गरीब आदमी के 10 रुपए में होती है तो इससे अच्छी सुविधा क्या हो सकती है। जी। जो अशोक चौक है, उस अशोक चौक पर रोटरी बनेगी, उस रोटरी से सभी चौराहे पर उतरने की व्यवस्था रहेगी। चिकनगुनिया की लड़ाई केवल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेजर डिफरेंस आपको क्या लगता है 2 सालों में क्या आया है? मतलब सिविक हमारे इश्यूज या हर चीज़ों को लेके? नागपुर शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बहुत बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिला है। नागपुर शहर में बहुत बड़े प्रमाण में रोड डेवलपमेंट के काम हुए हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं। आप देखेंगे कि सदर का फ्लाईओवर बनने के कारण जो आम आदमी था उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। पहले हम लोग कस्तूरचंद पार्क से गोदनी के लिए या कोराड़ी के लिए जाते थे तो हमको कोराड़ी जाने के लिए आधा घंटा पौन घंटा लगता था। अभी मुश्किल से 10 से 12 मिनट में हम लोग कोराड़ी पहुंच जाते हैं। जी। यह जो परिवर्तन देखने को मिला इसका मुख्य कारण उस फ्लाईओवर का बनना है। यही स्थिति आप देखेंगे हम लोग एयरपोर्ट की दिशा में जाते थे तो जब हम घर से निकलते थे तो इतने सिग्नल्स पे इतना जाम रहता था कि अगर हम 2 घंटे पहले नहीं निकले तो गारंटी नहीं रहती थी कि हमारी फ़्लाइट हमें मिल जाएगी। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि एक फ्लाईओवर बर्डी का, दूसरा फ्लाईओवर अजनी चौक से एयरपोर्ट तक का, हम सीधा जा कर के एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में हमको कोई भी अनिश्चिंतता नहीं रहती कि हमारी फ़्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा, ये पुलिया केवल एयरपोर्ट वालों के लिए बना, ऐसा नहीं। उस मार्ग से गुजरने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए पुलिया एक बड़ा मुकाम साबित हुआ है। उसी से एक डाइवर्शन मनीष नगर को गया हुआ है। नया डेवलप नागपुर के रूप में मनीष नगर एक बहुत बड़ी वसाहत है। नए नागपुर के दृष्टि से हम लोग मनीष नगर को एक बहुत बड़ी बस्ती देखते हैं और मनीष नगर को जाने के लिए भी उस पुलिया से एक अटैचमेंट दिया गया है, जिसके कारण उसकी आवश्यकता जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा नागरिकों को उसका लाभ मिल जाता है। पारडी का फ्लाईओवर अभी पूरा होना बाकी है, लेकिन पारडी का फ्लाईओवर पूरा होना बाकी है, लेकिन फिर भी जितने पोर्शन में अभी पारडी का फ्लाईओवर शुरू हुआ है, आप देखेंगे कि जितनी ज़्यादा रोड दुर्घटनाएं पारडी के रोड पर हुई, शायद नागपुर शहर में उतनी रोड दुर्घटनाएं दूसरे रोड पर नहीं हुई। और वो फ्लाईओवर बनने के बाद में रोड दुर्घटनाओं पर 100% पाबंदी आ गई है और लोगों का आवागमन भी बहुत बड़े प्रमाण में सुगम हुआ है। यह सारा परिवर्तन नागपुर में हमें देखने के लिए मिला है। अभी एक नए फ्लाईओवर का काम शुरू है जो कमाल चौक से शुरू होकर के दिघोरी तक जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए कि उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला यह सबसे बड़ा फ्लाईओवर होगा। पूर्व पश्चिम को जोड़ने के लिए तो मेट्रो से लेकर के सारी चीज़ें हैं, लेकिन उत्तर और दक्षिण को जोड़ने के लिए यह सबसे बड़ा फ्लाईओवर होगा। और यह फ्लाईओवर में भी अपने आप कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से एक यूनिक कंस्ट्रक्शन होगा। आप देखेंगे यहाँ जो अशोक चौक है, उस अशोक चौक पर रोटरी बनेगी, उस रोटरी से सभी चौराहे पर उतरने की व्यवस्था रहेगी। दूसरी सुविधा यह होगी कि अजनी जो पोर्ट बन रहा है वो अजनी पोर्ट से मेडिकल स्क्वायर चौक आएगा, वहाँ भी रोटरी रहेगी और मेडिकल चौक से इस पुलिया को आकर के रोड जुड़ेगा। अर्थात वर्धा से कामठी जाने वाला, उमरेड जाने वाला या फिर अमरावती रोड जाने वाला जितना भी ट्रैफिक है, ये पूरा का पूरा फ्लाईओवर से शहर के बीच में से निकल जाएगा। इससे न केवल दुर्घटनाओं में कमी होगी बल्कि मनुष्य के जीवन का जो समय है वह भी बचेगा। आप कल्पना कीजिए कि गोधनी जैसे इलाके में जहाँ 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये में प्लॉट था, आज 1500 रुपये प्लॉट की कीमत एक फ्लाईओवर बनने से हो गई है। तो मनुष्य के जीवन में कितनी ऊंचाइयां इन सारे डेवलपमेंट से हुई है, यह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नागपुर में चिकनगुनिया का बहुत इशू चल रहा है, मतलब बहुत फैला हुआ है अलग अलग जगहों पे। तो आपका क्या सजेशन होगा, मतलब एनएमसी ने ऐसा क्या करना चाहिए, हमारे प्रशासन ने ऐसा क्या करना चाहिए कि ये कम हो? प्रशासन अपने दृष्टि से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन करने के लिए 3 सीढ़ियाँ होती है। कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है और व्यवस्थापिका होती है। इन 3 सीढ़ियों में से अगर एक सीढ़ी गायब हो जाए तो जंपिंग करके ऊपर जाना पड़ेगा। वही स्थिति नागपुर शहर की है। नागपुर शहर में जनप्रतिनिधियों की संख्या नहीं के बराबर है। महानगर पालिका के कर्मचारियों से ठीक तरीके से अपने परिसर में काम करा लेना, ये जनप्रतिनिधि अपने आप करवाते थे। आप कल्पना कीजिए कि एक चिकनगुनिया की लड़ाई केवल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है, इसमें जन सहभागिता भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जन सहभागिता के लिए जनप्रतिनिधि सीधा जनता के संपर्क में रहता है और सीधा जनता के संपर्क में रहने के कारण वो जन सहभागिता से समस्या का निराकरण कर सकता है।
लेकिन कर्मचारियों की जनता से उतनी नज़दीकियाँ नहीं होती जिससे जन सहभागिता हम कर सकें। चिकनगुनिया मूल रूप से मच्छरों का कारण है, डेंगू मूल रूप से मच्छरों का कारण है। आप देखेंगे, डॉक्टरों से जाकर के पूछेंगे तो यह जो बीमारी आई थी अपने यहाँ कोविड नाम की, इसके बाद से मलेरिया के पेशेंट नहीं के बराबर हो गए। लेकिन ये चिकनगुनिया और डेंगू के मच्छर ने इस बार बहुत बड़े प्रमाण में इस शहर में तबाही मचाई है। जब तक मच्छरों की ब्रीडिंग ख़त्म नहीं होगी तब तक यह नहीं हो सकता। इसलिए नागरिकों ने भी अपने घर पर ये सारे ध्यान देना चाहिए। मैं आपको एक संक्षिप्त उदाहरण बताना चाहूँ तो महानगर पालिका के हमारे चीफ फायर ऑफिसर थे चंद्रशेखर यादव जी, उनके घर में एक बच्चे को डेंगू हुआ। जब डेंगू हुआ तो उस घर की पूरी तलाशी ली गई तो डेंगू का मच्छर कहाँ मिला? उनके घर में एक फ्लावर पॉट था जिसका पानी उन्होंने फेंका नहीं था। उस फ्लावर पॉट के अंदर डेंगू की ब्रीडिंग हो गई। कारण डेंगू और चिकनगुनिया ये फ्रेश वाटर में होते हैं, ये गंदे पानी में नहीं होते। अब आप कल्पना कीजिए, अब वहाँ मच्छर कैसे पहुँचा? इसके लिए मैंने देखा तो वहाँ स्टॉर्म वाटर लेन बनी थी। तो स्टॉर्म वाटर लेन की जब मैंने एक जगह से खुदाई किया तो अंदर मच्छर ही मच्छर थे। मैंने पूरी स्टॉर्म वाटर लेन खोद डाली और उसको मट्टी भर के बंद कर दिया। इसलिए बंद किया कि उस रोड का ग्रेडियंट ऐसा था कि उसका पानी उतर करके पूरा अपने आप जा सकता था। वहाँ स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं रहे तो भी वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा करके। जी। सब जगह ऐसी स्थिति नहीं रहती है। जी। जब मैंने यह किया तो मेरे विरोध में शहर के एक अखबार जिसको लोकमत समाचार के नाम से जानते हैं, उसने 4 दिन आर्टिकल लिखा कि मैं पागल हो गया हूँ करके। लेकिन मैं बोल्ड था, मैंने निर्णय लिया कि बंद किए बगैर मच्छर खत्म नहीं हो गए। पानी आज भी नहीं रुकता वहाँ, नाली अभी भी बंद है वहाँ। तो कहीं ना कहीं जब जनप्रतिनिधि होता है तो ओन रिस्क के ऊपर में प्रशासन को साथ में लेकर के ऐसे बोल्ड निर्णय ले सकता है जी। लेकिन जब जनप्रतिनिधि नहीं होगा तो शासन की बताए हुए दिशा निर्देश और लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही वह चलेगा करके। जी। अब आप कल्पना कीजिए, जिस समय नाग नदी की सफाई हुई, मैं स्टैंडिंग चेयरमैन था, मैंने सभागृह में भाषण दिया कि नदी से निकलने वाली रेती को आउटर एरिया के उन प्लॉटों में डाला जाए जो गड्ढे से भरे हुए हैं, जहां बारिश का पानी भर जाता है। हमारे यहाँ प्रदीप पोहाणे नाम का एक नगर सेवक है जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बना। उसने ज्यादा नहीं 3000 से ज्यादा गाड़ियां अपने यहाँ लेआउट में डलवा करके लोगों को प्लेन किया सब अपने वार्ड में। उसके यहाँ वाटर लॉगिंग खत्म हो गई। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि ये हम होड़केश्वर की तरफ जाए, नरसड़ा की तरफ जाए, जहाँ पोहरा नदी का लेवल और प्लॉट का लेवल में जमीन अंतर है, वहाँ पूरा बारिश का पानी जमा हो जाता है। वहां पर भी इसी प्रकार से, कारण हम नदी से जो निकालते हैं वो कचरा नहीं होता है, रेती होती है बड़े प्रमाण में। उसको अगर हमने वहां भर दिया तो यह वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम खत्म होगा। जहां वाटर लॉगिंग होगी वहां पर मच्छर पैदा होता है करके जी। और वहां पर बड़े प्रमाण में रहने वाले नागरिकों ने भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। घर के कूलर की रेगुलर सफाई होना चाहिए, 8 दिन में एक दिन ड्राई डे होना चाहिए। ये अवेयरनेस महानगर पालिका पोस्टर के माध्यम से करती है, लेकिन इस पोस्टर के माध्यम से किए गए अवेयरनेस को लोग उतने अच्छे तरीके से नहीं देख। प्रशासन जो जो कर सकता है, अखबार के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, अपने सफाई कर्मचारियों के माध्यम से वो अवेयरनेस करता है, लेकिन नागरिकों की सहभागिता जिस प्रमाण में होनी चाहिए वो जब तक जनप्रतिनिधि नहीं होगा उतने बड़े प्रमाण में नहीं हो सकेगी। मैं ये नहीं कहता कि नागरिकों की सहभागिता शून्य है। अगर वह 20%, 25% सहभागिता है तो वो 70% प्लस जनप्रतिनिधि के कारण हो सकती है। कारण उसका डे टू डे कॉन्टेक्ट होता है और वो होल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके वो उस काम को करने के लिए आगे बढ़ता है। यह एक बहुत बड़ा कारण है। प्रशासन ने और तीव्रता के साथ में इसमें गतिविधि बढ़ानी चाहिए और महानगर पालिका के माध्यम से जो चेकअप हो रहा है वो चेकअप भी बहुत अच्छे प्रमाण में हो रहा है। महानगर पालिका की जो पुरानी पद्धति थी कि जिस घर में पेशेंट मिला है उस घर के दोनों साइड में हम 10-10 घर को चेक करते थे, सामने वाली लाइन में 10-10 घर को चेक करते थे। उन घर को जाकर के हम लोग यहाँ ब्रीडिंग तो नहीं है यह चेक करते थे। ये गतिशीलता भी महानगर पालिका की बड़ी है। महानगर पालिका के जो हेल्थ के कर्मचारी थे, जो सैनिटेशन में काम करते थे, वो आज एपिडेमिक में काम कर रहे हैं, अच्छे काम करने वाले, और वहाँ पर उनकी संख्या बढ़ा करके सैनिटेशन के कर्मचारी कम करके वहाँ पर भी काम करने की दिशा में महानगर पालिका कार्यरत है। लेकिन शायद जनप्रतिनिधि होते तो इसको हैंडल करने में और अच्छी सुविधा होती है, ऐसा मुझे लगता है। तो सर आपके कार्यकाल में क्या क्या चेंजेस आए और उसके बाद अब कैसा चल रहा है, उसमें आपको क्या लगता है, मतलब उसके बारे में? मेरे कार्यकाल में मुख्य रूप से 2 बातों पर मैंने ध्यान दिया था। पहली बात थी नागरिकों का स्वास्थ्य और दूसरी बात थी शिक्षा के प्रति महानगर पालिका का कहीं ना कहीं आक्रामक रवैया होना चाहिए। 2-3 बातें मैंने मुख्य रूप से करी। नागपुर महानगर पालिका में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल होना चाहिए, ऐसी बहुत चर्चा थी। महानगर पालिका एक स्कूल
इंग्लिश मीडियम का असलम खान जी के वार्ड में चलाती थी, उसको अच्छा रिस्पांस मिला, और रिस्पांस मिलने के बाद महानगर पालिका ने और अच्छे स्कूल चलाना चाहिए ऐसी बात आई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एजुकेशन कमेटी को हमने नागपुर से बाहर भेजा पढ़ने के लिए। वो दिल्ली भी गई, दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम देख करके आई, और महाराष्ट्र में भी पुणे का, पिंपरी चिंचवड़ का और मुंबई का एजुकेशन सिस्टम देख करके आई। कुल मिलाकर के पिंपरी चिंचवड़ मुंबई का जो सिस्टम था महानगर पालिका के अंग्रेजी माध्यम स्कूल का, वह महानगर पालिका की टीम को अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि इसमें केवल बच्चों की काउंसलिंग नहीं थी, इसमें उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग थी, और बगैर पेरेंट्स की काउंसलिंग के बच्चे को हम अपग्रेड नहीं कर सकते, इसलिए हमने उस सिस्टम को किया। और जो संस्था थी आकांक्षा, उसके माध्यम से नागपुर शहर के 6 विधानसभा क्षेत्र के 6 स्कूलों को हम लोगों ने पहले शुरुआत करने का निर्णय लिया। आज स्थिति ऐसी है कि महानगर पालिका के इन अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में हम नहीं कहते, इस शहर के अखबार फोटो छापता है कि महानगर पालिका के स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लाइन लगी हुई है करके। हमको खुशी होती है ये सब देख करके। और वो सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि उसमें अगर मेयर ने चिट्ठी दिया कि इस बच्चे को एडमिशन दे दो तो एडमिशन नहीं होता, म्यूनिसिपल कमिश्नर ने भी चिट्ठी दिया कि इस बच्चे को एडमिशन दो तो एडमिशन नहीं होता। वहाँ जितने फॉर्म आते हैं उनकी लॉटरी निकाली जाती है, और लॉटरी निकाल करके जिस बच्चे का नाम निकला उसका एडमिशन होता है। कोई भाई भतीजावाद उसमें नहीं। वहाँ रिक्रूटमेंट में भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वहाँ प्यून से लेकर के टीचर तक, सुपरवाइजर तक, सारा रिक्रूटमेंट naukri.com पर ऐड दी जाती है नेशन वाइड, और उस पर नेशन वाइड एप्लीकेशन आती है, और उस आधार पर उनकी नियुक्ति होती है। 6th यानी 6वां वेतन आयोग में जो वेजेस थे, वो वेजेस वहाँ काम करने वाले क्लास 4 से लेकर के टीचर तक और HM तक सबको दिए जाते हैं। इस प्रकार का नियोजन है। आप भी एक बार जरूर वहाँ जा कर के आइए। एक ड्रास्टिक चेंज हमने एजुकेशन में उन माध्यम से किया है। मैं आपको ये कहते हुए मुझे खुशी महसूस होती है कि 6 स्कूल के बाद आने वाले समय में हम इसकी और संख्या बढ़ाना चाहते थे जी। लेकिन अगर इस प्रकार का निर्णय लेना है जो शासन की चलने वाले ढर्रे से बाहर का निर्णय है, तो उसके लिए इलेक्टेड बॉडी और जनरल बॉडी आवश्यक होती है। आपने जो एक सिस्टम सेट किया था, क्या आपको लगता है कि अभी भी वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से चालू है। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप किसी भी एक स्कूल में विजिट करके आइए। आपकी आंखों के सामने वो बच्चों को देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार से महानगर पालिका चला रही है। कारण वो महानगर पालिका का नाम है, लेकिन चलाने वाली बॉडी जो है उसको पूरी लिबर्टी है, और उसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसमें IIM और IIT के लोग हैं, और वो मुंबई में बैठ करके इस सारी चीज़ों का संचालन अच्छे से करते हैं। और मुंबई, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ मिला करके 22 स्कूल चलती है। हमने केवल नागपुर में एक साल में 6 शुरू की। शायद हमारी बॉडी रहती तो स्कूलें और बढ़ जाती थी जी। इसकी संख्या और बढ़ जाती थी जी। हम और भी लोगों को, और भी संस्थाओं को इस प्रकार के प्रयोग करने देते जिससे हम शिक्षण के स्तर को ऊंचा उठा सकते थे। दूसरी प्राथमिकता हमने दी थी कि हम हेल्थ की दिशा में काम करेंगे। अब हेल्थ की दिशा में शायद आपको भी जानकारी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो शहरी आरोग्य केंद्र बनाए हैं, इस शहरी आरोग्य केंद्र में आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट, जिसमें 21 प्रकार की पैथोलॉजी रिपोर्ट केवल 10 रुपए में होती है। LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, ये 10 रुपए में होती है। एक शुगर का पेशेंट 100 रुपए देके क्या जांच कराऊं, इसलिए गरीब आदमी जांच नहीं कराता। ये सुविधाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं प्रशासन अक्षम है। मैं तो मेरे हर भाषणों में ये बातें कहता हूँ। ये सारे सेंटर नागपुर शहर में केवल 17 थे। हमने एक प्रयास किया कि 17 सेंटर से बढ़ करके, आज़ादी 75 है तो कम से कम 75 होने चाहिए जी। और हमने कहा कि अगर वो नहीं करेंगे तो महानगर पालिका वंदे मातरम क्लिनिक शुरू करेगा। अब हमारा कार्यकाल शुरू हुआ। आप कल्पना कीजिए कि आज मुझे कहते हुए खुशी महसूस होती है कि जो 17 सेंटर थे वो 54 हो गए, 54 UPSC हो गए, और 20 हेल्थ वेलनेस सेंटर हो गए, जिसे आरोग्यवर्धनी मंदिर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 54 और 20 74 हो गए। हमने 75 की कल्पना इसके बारे में पब्लिक को ज्यादा पता नहीं है और जानने की जरूरत है। इसीलिए जनप्रतिनिधियों का होना आवश्यक है जी। इसीलिए जनप्रतिनिधियों का होना आवश्यक है। हमने वंदे मातरम क्लिनिक के लिए जो इंफ्रा खड़ा किया था, वो इंफ्रा आज UPSC में के काम आ रहा है। वो इंफ्रा हेल्थ वेलनेस सेंटर के काम आ रहा है। ये सारा इंफ्रा जो हमने वंदे मातरम क्लिनिक के लिए खड़ा किया था, वो कहीं ना कहीं शासन प्रदत्त सुविधाओं के लिए काम आ रहा है जी। अब आप कल्पना कीजिए कि ये 21 टेस्ट अगर गरीब आदमी के 10 रुपए में होती है तो इससे अच्छी सुविधा क्या हो सकती है जी।
आज भी आप देखेंगे कि हमारी आशा वर्कर लोगों के घर जाती है और हमारी जो प्रसूताएं हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, उनके सारी टेस्ट यहाँ पर निःशुल्क होती है। ओके। उनको मिलने वाली दवाइयाँ वहाँ निःशुल्क मिलती है। बच्चों को होने वाले वैक्सीनेशन सारे के सारे निःशुल्क होते हैं। ओके। ये सारी चीज़ों की जानकारी आम नागरिक तक पहुँचना नितांत आवश्यक। जी। मैं एक बात के पीछे लगा हुआ था, लेकिन वो बात मैं नहीं कर पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरोग्यवर्धिनी क्लिनिक के लिए एक नियम बनाया कि हिंदुस्तान का 40 वर्ष से ऊपर आयु का कोई भी व्यक्ति अगर वो हाइपरटेंशन का या शुगर का पेशेंट है तो उसको यहाँ से निःशुल्क दवाई मिलेगी करके। ओके। अगर ये लागू हो गया तो आप कल्पना कीजिए कि शासन ने तो फंडिंग की है, हाँ। आवश्यकता यहाँ के प्रशासक को उसको लागू करने की है। जी। मैं इसके पीछे बहुत ताकत के साथ लगा, जी। लेकिन उसमें एक शब्द लिखा हुआ है, इसके लिए पहले स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। ओके। अब 30 लाख की आबादी की स्क्रीनिंग डायबिटीज़ की करना, ये कोई मजाक नहीं है। मुझे कहा गया था कि आप महापौर अपने वार्ड में कर लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि मैं महापौर तो शहर का था, एक वार्ड का नहीं था, इसलिए मैंने एक वार्ड में करना उसको उचित नहीं समझा। लेकिन उस समय जो हमारे लॉयंस है, रोटरीज है, जेसीज है, इन सब से मिलकर के मेरी बहुत बड़े प्रमाण में बात हुई और ये सब उसको मिल करके करने के लिए तैयार थे। जी। शायद इलेक्शन हो जाता, नई बॉडी आ जाती, हम सबको साथ में लेकर के एक बार स्क्रीनिंग कर लेते तो मेरे शहर के नागरिक इस सुविधा से वंचित नहीं रहते और उस सुविधा का लाभ मिल पाता था। बहुत बड़े प्रमाण में आप देखिए, डायबिटीज़ होने के बावजूद भी लोग औषधि इसलिए नहीं लेते कि 1500-2000 रुपये महीना, 3000 रुपये महीने की दवाई लग रही है। आगे आने की आशंका है क्या? शासन की योजना एस्टेब्लिश है, उसके लिए फंडिंग आती है और लैब्स होती है, वापस जाती है। अच्छा। अगर ये स्क्रीनिंग एक बार हो जाए तो नैसर्गिक रूप से सारा का सारा पैसा जनता के काम में आएगा और जनता के उपयोग में आएगा। इसलिए उस दृष्टि से प्रशासन ने प्रयास करना चाहिए। जी। अगर प्रशासन को ऐसा लगता है कि हम लोगों की मदद करनी चाहिए तो हम लोग खुल करके मदद करने के लिए तैयार है। इसमें फिर से हम जेसीस को बुलाएंगे, फिर से लॉयंस को बुलाएंगे, फिर से रोटरी को बुलाएंगे और सबके साथ मिल करके पूरे शहर की स्क्रीनिंग हो, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। हमारी तो कुछ जो स्क्रीनिंग के लिए डिवाइसेस बेचने वाली कंपनियां हैं, उनसे भी बात हुई थी। वो कंपनी भी चैरिटी के नाम पे अपने CSR में ये काम करने के लिए तैयार थी। लेकिन होता ऐसा है कि एक बार व्यक्ति पद से उतरा तो हर वे नया व्यक्ति आ गया, उस दिशा से प्रशासन चलता है और अभी तो पद पे कोई नहीं है। इसलिए उस बात को नए से शुरुआत करनी पड़ेगी और ये सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। एजुकेशन के सेक्टर में हमने केवल 6 स्कूल खोले ऐसा नहीं है, इसके अलावा हमने एक ई-लाइब्रेरी खोली और ई-लाइब्रेरी खोलने के बाद में आप देखेंगे उस ई-लाइब्रेरी को उसको राज्यसभा टीवी ने लाइव किया। आपसे भी निवेदन है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी ई-लाइब्रेरी जा करके आइए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वो लाइब्रेरी जिसमें 150 बच्चे पढ़ते हैं और 150 बच्चे पढ़ते हुए 150 बच्चे वेटिंग में रहते हैं और वो निःशुल्क नहीं है, उसमें 1000 रुपये पर मंथ फीस भी है और 1000 रुपये फीस होने के बावजूद भी 150 बच्चे वेटिंग में रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं महानगर पालिका का एक बहुत बड़ा असेट है जिसको लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। जी। मैं नाम लेने में भी कोई कोताही नहीं बरतूंगा। हमारे यहाँ मिहान के PRO है, उनके बेटे को एडमिशन नहीं मिल रहा था तो उनका मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि मेरे बेटे का एडमिशन वहाँ करा दो करके। अब कहाँ मिहान का PRO, कहाँ उसका घर, वो वहाँ से 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर इसी वाचनालय में आकर के क्यों पढ़ना चाहता। जी। उसके बाद एक ई-लाइब्रेरी का ट्रेंड शुरू हुआ और शहर में 15 से 20 ई-लाइब्रेरी बन रही है। किसी एक नई चीज़ को आप नए तरीके से प्रस्तुत कीजिए जो समय की आवश्यकता है तो उसका एक फेड बनता है। 1997 में मैं कारपोरेटर था, यह जो बगीचा ये मैदान था, यहाँ पर सारे अनाधिकृत कृत्य होते थे। मैंने 1 साल मेहनत करके मैं फरवरी में नगर सेवक बना और 28 मार्च 98 को इसका उद्घाटन कर दिया, लोकार्पण कर दिया। 1 साल मेहनत करके यह जब बगीचा बना तो लोगों में बगीचे बनना चाहिए, इसका ट्रेंड उठ गया। तो कुछ ना कुछ समाज में नई तरफ सोचने की दिशा देनी चाहिए, ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है। जी। मेरे मेरे पहले कार्यकाल में अगर मैंने इसका काम किया तो आखिरी कार्यकाल में एक वंदे मातरम गार्डन में बना रहा हूँ। ये वंदे मातरम गार्डन माननीय प्रधानमंत्री जी ने वार मेमोरियल बनाया दिल्ली में। शायद वो वार मेमोरियल नहीं बनाते तो देश की सेना को समर्पित भारत का पहला गार्डन नागपुर महानगर पालिका बनाती। लेकिन अभी भी यूनिक इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे मिलिट्री के 3 मॉड्यूल के लिए बनाया हुआ है। ये केवल परमवीर चक्र विजेताओं के लिए बन रहा है। इसका भूमि पूजन भी हमने पॉलिटिशियन से नहीं कराया, परमवीर चक्र विजेता से कराया। उसने जब 19 साल की उम्र में मैंने कारगिल की लड़ाई कैसे लड़ी यह बताया तो बच्चों से लेके बूढ़े तक सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, पिन ड्रॉप साइलेंट। नितिन जी ने मुझसे कहा कि ये आदमी पकड़ के कहाँ से लाए हो करके।
तो कहीं ना कहीं समाज में अवेयरनेस होना चाहिए। नाली गटर केवल इतना ही नगर सेवक का काम नहीं है, उससे बाहर निकल करके इस राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। पर्यावरण का दायित्व का निर्वहन करते हुए भी हम राष्ट्रीय संदेश दे सकते हैं क्या, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। अब ये गार्डन है, यहाँ रहने वाले लोगों को नहीं मालूम कि राष्ट्रीय संत टुकड़े जी महाराज ने गार्डन बनाया करके। हमने राष्ट्रीय संत के म्यूरल लगाए यहाँ पर जी। गांधी जी की हत्या हुई, गांधी जी की हत्या होने के बाद में महाराष्ट्र नागपुर शहर में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण्स जो है, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स, ये महल में रहते थे, सबसे ज़्यादा तोड़ फोड़ अंगार यहीं लगी। तो राष्ट्रीय संत टुकड़े जी महाराज ने यहाँ शांति सप्ताह किया। वो जो लेंडी तालाब हम बोलते हैं, तब यहाँ तक था वो। अच्छा। इस लेंडी तालाब को उन्होंने बुझाया, साफ किया, जगह प्लेन करी और साफ सफाई करके यहाँ पर एक शांति सप्ताह किया कि यहाँ दंगे बंद होना चाहिए। जी। दंगे बंद होने के बाद साफ सफाई हो गई तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा इस जगह को गांधी बाग के नाम से जाना जाएगा। बगीचा बाद में बना, नामकरण पहले हो गया। ये इतिहास जो है, और समाज में स्वच्छता के माध्यम से क्रांति लाई जा सकती है, जो संदेश है राष्ट्रीय संत का। वहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीय संत जी खराटा लेके चला रहे, उसके म्यूरल लगे हुए। वो कीचड़ उठा रहे हैं फावड़े से, उसके म्यूरल लगे हुए। ये कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को संदेश ही है कि भाषण देने से कुछ नहीं होता। हम पर्यावरण के नाम पर कितने भी भाषण दे दे, लेकिन पर्यावरण के लिए हम खुद टिकास फावड़ा लेकर के हाथ में खड़े नहीं रहेंगे जी। लेबर से काम कराते रहेंगे, तो समाज में संदेश क्या जाने वाला है करके। इसलिए ये सारी चीजें जो नागपुर शहर की थाती है, इतिहास है, इनको फिर से परिलक्षित करने की दिशा में काम करना चाहिए। डेवलपमेंट के बाकी काम जो रेगुलर होते हो तो हमने बहुत सारे किए हैं, लेकिन मूल रूप से शिक्षा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किए हैं, ये पहली प्राथमिक आवश्यकता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की थी। इस दृष्टि से हमने किए, इसलिए मैंने वो दोनों चीजें आपसे शेयर करी।